तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक तमिल हॉरर मूवी को जिसका नाम है सिंड्रेला। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वीनू वेंकटेश ने। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं या फिर MX प्लेयर के ऊपर भी ये फ्री में अवेलेबल है। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही मंजूमल बॉयज को एक्सप्लेन किया है जो कि असली कहानी से आधारित होकर बनाई गई है। एक बार जाकर देखना जरूर, आपको मजा आएगा देखने में। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम वेस्टर्न घाट्स की एक जगह को देख पाते हैं जहां से जॉन नाम का एक आदमी अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है, पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी के शीशे पर कोई खून से सने हाथ को मार देता है, जिसको देखकर जॉन बहुत ही ज्यादा डर गया था क्योंकि वो खून से सना हुआ हाथ अचानक से हवा में ऐसे ही आ गया। वहां पर असल में कोई था नहीं और जॉन की समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा था। खैर तभी वो तुरंत ही अपनी गाड़ी से उतरकर भागने लगता है। तभी थोड़ी ही दूरी पर उसको एक औरत अपने बच्चे को पेड़ के पास झूला झुलाती हुई दिखाई देती है। जॉन उस औरत को देखकर पहचान गया था कि वो तो असल में रक्षणा थी। और सबसे बड़ी बात कि ये कोई जिंदा इंसान नहीं था बल्कि ये एक आत्मा होती है। अब जैसे ही जॉन उसका नाम पुकारता है तो रक्षणा तुरंत ही जॉन के पास आकर उसके सर को धड़ से अलग कर देती है और बेरहमी से उसका कत्ल कर देती है। अब अगली सुबह हमको दिखाया जाता है कि क्राइम सीन पर पुलिस पहुंच गई थी क्योंकि जॉन खुद भी एक पुलिस ऑफिसर था। खैर अभी के टाइम पर नागराज नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और उसके साथ कुछ हंटर डॉग्स भी थे जो कि क्राइम एरिया को सूंघकर पास के ही विला की तरफ भागने लगते हैं, जहां पर अकीरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि आराम से सो रही थी। तब नागराज उसके पास आकर उसके घर की तलाशी लेता है जहां पर उसे क्राइम सीन की मिट्टी मिली थी और उसी के बेसिस पर वो फिलहाल अकीरा को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन अकीरा को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसने किया क्या है। अब नागराज उसको जॉन के कत्ल के बारे में बताता है, साथ ही साथ उससे पूछताछ करने की कोशिश करने लगता है, मगर अकीरा को ऐसा कुछ भी याद नहीं था। लेकिन नागराज उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी हम कोर्ट सीन को देखते हैं जहां पर भी अकीरा को पेश करा जाता है तो वो वहां पर भी यही कहती है कि उसने गुनाह नहीं किया है। और क्योंकि अभी के टाइम पर पुलिस वालों के पास कोई भी पुख्ता सबूत अकीरा के खिलाफ नहीं थे और इसलिए जज पुलिस वालों को अगले हफ्ते तक की मोहलत देता है ताकि वो अकीरा से पूछताछ करके सारा सच पता कर पाएं। अब वहां से हम पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम को देखते हैं जहां पर अकीरा बैठी हुई थी। साथ ही साथ अब तक पुलिस वालों को अकीरा के नाम के अलावा भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। खैर तभी अचानक से ही वहां पर दो किन्नर आते हैं जो कि अकीरा को बेरहमी के साथ मारते हुए केस के बारे में सब कुछ बताने के लिए बोल रहे थे। उसको बुरी बुरी बातें बोलकर उसे श्राप दे रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बावजूद भी अकीरा से उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तब बाहर हम नागराज को देख पाते हैं जिसने जानबूझकर किन्नरों को अंदर भेजा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अकीरा मेंटली साइको है और इसलिए उसको मर्डर करने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन अभी के टाइम पर नागराज इस बात में भी गलत साबित हो गया था। खैर तभी उसे अकीरा से सच पता करने का एक ही रास्ता दिखाई देता है। वो उसको अपने चुनिंदा साथियों के साथ पकड़कर पहाड़ की चोटी पर लेकर जाता है और उसको गन पॉइंट पर लेकर एनकाउंटर करने की धमकी देने लगता है, जिस पर पहले अकीरा उसको अपने बारे में कुछ नहीं बताती पर बाद में वो अपने बारे में बताने के लिए राजी हो जाती है। खैर अब यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि असल में अकीरा एक बैंड चलाती है, साथ ही साथ उसके पिता भी रेडियो साउंड्स का काम करते थे। तभी वहां पर हम अकीरा के बैंड के लोगों से भी मिल पाते हैं जो कि असल में उसके बहुत ही अच्छे दोस्त भी होते हैं। अब जब उसके पिता आते हैं तो उनसे बात करके अकीरा को ये पता चलता है कि उसके पिता को एक खास चिड़िया की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए वेस्टर्न घाट्स में जाना है और वो चिड़िया बस इसी सीजन में आया करती थी। तभी वो अकीरा से खुद का और घर का ध्यान रखने के लिए बोलकर चले जाते हैं, पर रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया था जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हो जाता है और अब वो वेस्टर्न घाट्स की तरफ नहीं जा सकते थे। पर क्योंकि प्रोजेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था इसलिए अब अकीरा डिसाइड करती है कि वो अपने पिता की जगह पर वेस्टर्न घाट्स में जाएगी ताकि वो उस चिड़िया की आवाज को रिकॉर्ड कर पाए। इसलिए अब वो अपने दोस्तों के साथ वेस्टर्न घाट्स की तरफ निकल जाती है और यहाँ आने पर वो उसी विला में रुके थे जहाँ से नागराज ने अकीरा को पकड़ा था। अब वहाँ रात में रुकने के बाद वो लोग अगले दिन उस चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर वो चिड़िया उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। और तभी जंगल में उनकी मुलाकात दो लोकल लोगों से होती है जो कि उनको सलाह देते हैं कि उन्हें इस तरह से अकेले इस जंगल में नहीं घूमना चाहिए क्योंकि इस समय वहाँ पर ढेर सारे कीड़े निकला करते थे। पर अभी बॉब उनसे उस चिड़िया के बारे में पूछने लगता है। तभी वो चिड़िया वहां पर भी आ गई थी जिसको देखकर अकीरा उसकी साउंड को रिकॉर्ड करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि बॉब के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक मकड़ी आ गई थी जिसको देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाता है जिससे डर कर वो चिड़िया भाग जाती है।
तब अकीरा बॉब पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उनके हाथ बहुत मुश्किल से वो चिड़िया लगी थी, पर अब क्योंकि कुछ नहीं करा जा सकता था इसलिए वो लोग परेशान होते हुए वापस से अपने विला में आ जाते हैं। अब जब रात में अकीरा विला में बैठकर गाने की धुन बजा रही थी तभी अचानक से उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। तब अकीरा को लगता है कि बाहर उसके दोस्त होंगे जो कि शोर कर रहे थे, लेकिन बाहर जाने पर वहां कोई नहीं था, जिसको देखकर अकीरा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब जैसे ही वो गार्डन के पास आती है तभी उसे वहां पर उसका म्यूजिक नोट मिलता है जिस पर किसी ने कुछ लिखने की कोशिश करी थी, जिसको देखकर अकीरा और परेशान हो जाती है। तब वो जैसे तैसे अपने म्यूजिक नोट को उठाती है, पर तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक डिमोनिक हाथ आकर उसको पकड़ता है और जैसे ही अकीरा पीछे मुड़ती है वैसे ही वो आत्मा जिसका वो हाथ था वो अकीरा की बॉडी में प्रवेश कर जाती है। पर फिलहाल के टाइम पर अकीरा की चीख को सुनकर उसकी दोस्त बाहर आ गई थी, जो अकीरा को संभालती हुई किसी तरह से अंदर लेकर चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अकीरा अपने बर्थडे के लिए शॉपिंग करने बाहर मार्केट में गई थी, जहां जाने पर एक एंटीक शॉप में उसकी नजर एक सिंड्रेला की ड्रेस पर पड़ जाती है, जिसको देखकर पता नहीं अकीरा को क्या हो जाता है और वो उस ड्रेस को लेने के लिए चली जाती है। लेकिन वो ड्रेस ऑलरेडी सोल्ड आउट होती है, पर अभी भी अकीरा को वही ड्रेस चाहिए थी और इसलिए वो दुकानदार को पिछले कस्टमर से ज्यादा पैसे देती है और उससे वो ड्रेस लेकर अपने घर आ जाती है। अब रात में हम देख पाते हैं कि अकीरा ने अपने बर्थडे में वही ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बहुत ही शानदार लग रही थी। साथ ही साथ उसके दोस्तों ने भी उसके लिए विला के अंदर बहुत ही अच्छी पार्टी भी रखी थी। तब ये लोग वहां पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और अभी के टाइम पर अकीरा के दोस्त चाहते थे कि अकीरा उनके साथ बाहर जाकर भी एंजॉय करे, पर फिलहाल अकीरा उनके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो आराम करना चाहती थी और अब वो अपने रूम में जाकर वो ड्रेस उतारती है और नहाने के लिए चली जाती है। पर उसके बाथरूम में जाते ही हम सिंड्रेला की ड्रेस को देख पाते हैं जो कि अब हवा में अपने आप ही इधर उधर चक्कर मार रही थी। तभी वहां पर हम अकीरा के दोस्तों को नोटिस करते हैं जो कि बाहर आए थे ताकि वो और ज्यादा एंजॉय कर पाएं। लेकिन तभी बॉब देखता है कि अकीरा तो अपनी बाइक में बैठकर उसी सिंड्रेला की ड्रेस में किसी की गाड़ी का पीछा कर रही थी, जिसको देखकर अब वो लोग अकीरा के पीछे जाने लगते हैं। वो लोग एक घर के बाहर पहुंच गए थे जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था और वहां उन्हें अकीरा की बाइक भी मिल जाती है, लेकिन अकीरा वहां पर नहीं थी। वहीं घर के अंदर हम देखते हैं कि उस घर में राम्या नाम की एक लड़की अपनी माँ सेंड्रा के साथ रहती थी। पर फिलहाल राम्या के रूम में वही सिंड्रेला की ड्रेस आ जाती है जो कि उसको बहुत बुरी तरह से हॉन्ट करने लगती है, जिसको देखकर राम्या डरती हुई सेंड्रा को वहां पर बुलाती है। पर तब तक सिंड्रेला की ड्रेस कहीं गायब हो गई थी। सब सेंड्रा को ये लगता है कि शायद राम्या ने ज्यादा दारू पी ली होगी और इसलिए वो उसको आराम करने का बोलकर खुद वापस चली जाती है। अब अगले दिन हम अकीरा के दोस्तों को उसके पास देखते हैं जो कि उससे पिछली रात के बारे में पूछते हैं, लेकिन अकीरा के हिसाब से वो पिछली रात कहीं पर भी नहीं गई थी, वो यहीं पर आराम कर रही थी, जिसको जानकर उसके दोस्तों को समझ में नहीं आता कि उनके साथ रात में हुआ क्या। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद से दारू के नशे में उन्होंने अकीरा को इमेजिन करा होगा क्योंकि वो लोग उसको मिस कर रहे थे। और यहाँ पर सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये होती है कि ये वही रात थी जब जॉन का कत्ल हुआ था और तब से ही अकीरा नागराज के सामने थी। अब वापस से स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ अकीरा अब तक का सब कुछ नागराज को बता चुकी थी, लेकिन नागराज को उसकी बातों पर अभी भी यकीन नहीं होता और अब वो उसको अपने साथ वापस से पुलिस स्टेशन में लेकर चला जाता है। अब रात में हम वापस से राम्या को देख पाते हैं जो अपने घर में बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी उसके रूम का दरवाजा कोई नॉक करता है, पर जब वो बाहर जाकर देखती है तो बाहर कोई नहीं था, इसलिए वो अपने रूम में वापस चली जाती है। लेकिन उसके साथ वापस से सब कुछ सेम होता है। पर जब वो इस बार बाहर आती है तो बाहर उसकी एक दोस्त थी जो कि अंदर आकर उससे बातें करने लगती है और तब राम्या भी उसको अपने साथ हुए कल के हादसे के बारे में बताती है, जिसको जानने के बाद उसकी दोस्त अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है और अचानक से ही एक आत्मा में तब्दील हो जाती है, जिसको देखकर राम्या बहुत डर गई थी। तब वो सेंड्रा को बुलाती है, लेकिन बाहर हम सेंड्रा को देखते हैं जो कि अपनी मस्ती में हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रही थी और उसे अंदर की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब ये भूत राम्या को बहुत ही बुरी तरह से मारने पीटने लगती है और उसके बाद राम्या के घर के अंदर एक बहुत ही जहरीला सांप होता है, तो वो आत्मा राम्या के पास उसको छोड़कर चली जाती है, जिसके काटने से राम्या मारी जाती है। और अब जब इस बारे में सेंड्रा को पता चलता है तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन वहां आकर हमको इतना तो क्लियर हो जाता है कि जरूर दोनों माँ बेटी किसी इल्लीगल काम में इन्वॉल्व थीं। और वैसे भी आजकल जहरीले सांपों के चक्कर में काफी लोग वैसे ही फंस रहे हैं। अब जब पुलिस वालों को इसके बारे में खबर मिलती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, पर अभी के टाइम पर किसी को भी समझ में नहीं आता कि सेंड्रा के घर में होने के बावजूद भी कौन घर में आकर राम्या को ऐसे जान से मारकर चला गया। तब सेंड्रा पुलिस से जल्दी उस कातिल को ढूंढने के लिए कहती है।
अब रात में हम देख पाते हैं कि सैंड्रा बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और अब वो अपने घर में राम्या की फोटो के सामने बैठकर रोती है। तभी उसके साथ भी अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। उसे अपने घर के अंदर किसी के होने का एहसास हो रहा था, साथ ही साथ उसे भी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। तभी अचानक से एक आदमी आकर सैंड्रा के ऊपर हमला कर देता है, जो कि सैंड्रा को जान से मारना चाहता था। पर क्योंकि अभी के टाइम पर पुलिस वाले भी सैंड्रा के घर में पूछताछ करने के लिए आए हुए थे, तो तुरंत ही वो अंदर आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। पर अभी भी वो आदमी यही बोलता रहता है कि अगर मैंने सैंड्रा को नहीं भी मारा तब भी वो मारी जाएगी। अब ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती, इसलिए पुलिस वाले उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन में लेकर चले जाते हैं। लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा पिटने के बावजूद भी उस आदमी ने अपना मुंह नहीं खोला था। बस वहां पर हम उस आदमी की बातों से इतना जान पाते हैं कि असल में उस आदमी ने कभी अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट उस पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी, पर उसकी बेटी को वो पुलिस वाले ढूंढ नहीं पाए थे और मे भी शायद उसकी बेटी के गायब होने के पीछे सैंड्रा का हाथ होगा, इसलिए वो आदमी सैंड्रा को मारना चाहता था। वेल, अब तक हम देख पाते हैं कि सैंड्रा भी पुलिस स्टेशन में मौजूद थी और अब तक अकीरा को पकड़े हुए भी एक हफ्ता बीत गया था। और क्योंकि नागराज को अकीरा के खिलाफ पुख्ते सबूत नहीं मिलते, इसलिए वो अकीरा को ना चाहते हुए भी छोड़ देता है। लेकिन जब सैंड्रा की नजर घर जाती हुई अकीरा पर पड़ती है तो ना जाने उसको कौन सा सांप सूंघ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब वहां से ही सीन पास्ट में जाता है, जहां पर हम अकीरा जैसी दिखने वाली एक लड़की तुलसी को देख पाते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट के उसी गांव में रहा करती थी, जो कि सैंड्रा और राम्या के घर में ही साफ सफाई का काम करती। साथ ही साथ अब जाकर हमको पता चलता है कि असल में सैंड्रा और राम्या सच में ही स्नेक्स की स्मगलिंग कर रहे थे इल्लीगल तरह से, जिनको वो पास के ही जंगलों से पकड़ा करते और बाद में उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच दिया करते थे, जिनकी कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिलती थी। साथ ही साथ अब तुलसी हमें अपने बारे में बताती है कि असल में उसके पापा नशे और जुए के आदी थे और वो रोज उसकी माँ और उसको मारा करते। और एक बार उन्होंने उसकी माँ को इतना मारा पीटा कि वो मर गई थी और उसके बाद ही उन्होंने तुलसी को भी सैंड्रा और राम्या को बेच दिया ताकि वो तुलसी को बेचकर पैसे कमा सके और खुद दारू पी पाए। तभी वो संजय नाम के एक बच्चे के बारे में बताती है, जो कि असल में तुलसी का बहुत ही अच्छा दोस्त था। वो बच्चा था लेकिन तुलसी उससे हर बात शेयर करा करती थी। अब तुलसी के दिन इसी तरह से बीत रहे थे और जब उसे मौका मिलता तो वो एक दिन राम्या और सैंड्रा के घर में सिंड्रेला मूवी को देखती है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो हमेशा से सिंड्रेला की तरह ही ड्रेसअप करना चाहती थी। और उसकी किस्मत इतनी बढ़िया होती है कि जब वो मार्केट में जाती है तो वहां पर एक सिंड्रेला की ड्रेस कपड़े की दुकान पर आई हुई थी, जिसको देखने के बाद तुलसी का मन उसी ड्रेस पर आ गया और अब वो रोज मार्केट जाते हुए उसी ड्रेस को देखा करती थी। फिर एक दिन वो थोड़ी सी हिम्मत करके उस दुकान के अंदर जाती है। वो उस ड्रेस का प्राइस वहां के ओनर से पूछ लेती है, जो कि 7,000 का था, जिसको जानने के बाद तुलसी को बहुत अजीब लगता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, ना ही उसने इतनी महंगी ड्रेस के बारे में कभी सुना था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। पर वो अपने मन में डिसाइड कर लेती है कि एक ना एक दिन वो जरूर उस ड्रेस को खरीद कर उसे पहनेगी। अब एक दिन जब तुलसी घर में काम करते हुए डांस कर रही थी, तब बाहर हम रॉबिन नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि राम्या को डांस सिखाने के लिए उसके घर में आता था। पर जब वो तुलसी का डांस देखता है तो वो उसे देखते ही रह जाता है। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि तुलसी काम कर रही थी कि तभी वहां पर संजय आ जाता है। तब तुलसी रुक जाती है और संजय से बात करते हुए उसे उस ड्रेस के बारे में बताती है, जिसको जानकर संजय उसको और ज्यादा काम करने का आइडिया देता है, जिस पर तुलसी भी मान गई थी और अब वो साफ सफाई करने के बाद सब्जियां भी बेचने लग गई थी ताकि वो जल्दी से जल्दी पैसा कमा कर उस ड्रेस को खरीद पाए। तुलसी उस ड्रेस को खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही थी, लेकिन अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो 7,000 रुपए जैसा बड़ा अमाउंट कैसे जमा करेगी। और यही सब सोचते हुए वो संजय के पास जाकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। तब संजय उसको अपने साथ एक टेलर के पास लेकर जाता है, जो कि किसी भी तरह के डिजाइन को सिल सकता था। पर जब वो लोग टेलर को सिंड्रेला का डिजाइन दिखाकर उसके जैसे कपड़े बनाने के लिए बोलते हैं, तो टेलर कुछ और ही बना देता है, जिससे कि तुलसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। साथ ही साथ अब उसके पास जो पैसे उसने जमा करे थे वो भी चले गए थे, इसलिए वो टेलर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और संजय के साथ वहां से उसके ऊपर चिल्लाकर निकल जाती है। अब वो दोनों सीधा चर्च में पहुंच जाते हैं, जहां पर तुलसी गॉड से विश मांग रही थी कि वो बस उस ड्रेस को किसी तरह से खरीद ले। और वो इस बारे में विश मांगी रही थी कि तभी वहां पर हम एक औरत को देख पाते हैं, जो कि अपने बेटे के लिए विश मांगने आई थी, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसको ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत थी। जब तुलसी इस बात को सुनती है तो वो तुरंत ही उस औरत के पास चली जाती है, जहां पर उन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि तुलसी का ब्लड ग्रुप सेम था, यानी कि ए पॉजिटिव। और क्योंकि अब उस औरत के बेटे की जान तुलसी की वजह से बच गई थी, इसलिए वो तुलसी को बहुत सारे पैसे देती है। तुलसी उस औरत से पैसे लेना तो नहीं चाहती थी, पर क्योंकि उसको अपना सपना भी पूरा करना था, इसलिए बस वो 7,000 रुपए लेकर बाकी पैसे उस औरत को वापस कर देती है और वहां से चली जाती है।
तभी हम देख पाते हैं कि तुलसी सीधा यहाँ से उसी शॉप पर जाती है जहाँ पर वो ड्रेस मौजूद थी और अब वो उस ड्रेस को लेकर अपने घर में वापस आ जाती है, जहाँ से सीन रात पर आता है और आज राम्या का बर्थडे था। और क्योंकि अभी के टाइम पर तुलसी ने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, इसलिए सैंड्रा उसको बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोलती है और कुछ ढंग के कपड़े पहन कर आने के लिए कहती है। तुलसी को सैंड्रा की बातों का बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, लेकिन क्योंकि अभी के टाइम पर उसके पास काफी अच्छी ड्रेस थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि पार्टी के समय वो वही ड्रेस पहन कर आ जाएगी। अब रात में हम देख पाते हैं कि पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी वहाँ पर रॉबिन भी पहुंच जाता है, जो कि राम्या को वहाँ पर डांस सिखाया करता था, जिसको देखकर राम्या तुरंत उसके पास आ जाती है और उसकी हरकतों से हम साफ जान पाते हैं कि वो रॉबिन को कितना पसंद करती है। साथ ही साथ रॉबिन एक बहुत ही अच्छे घर से आता था, इसलिए सैंड्रा भी चाहती थी कि राम्या की शादी रॉबिन से हो जाए। और अब वो तीनों साथ में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर तुलसी अपनी सिंड्रेला ड्रेस पहनकर आ जाती है, जिसको देखने के बाद सैंड्रा और राम्या बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। साथ ही साथ हम रॉबिन को भी देख पाते हैं, जो कि जब तुलसी को देखता है तो बस उसको देखता ही रह जाता है, जिसके बाद अब वो तुलसी को और भी ज्यादा पसंद करने लग गया था। पर क्योंकि सैंड्रा और राम्या भी इस बात को समझ गए थे, इसलिए वो तुलसी को वहां से भगा देते हैं। पर रॉबिन का पूरा ध्यान अभी भी बस तुलसी पर ही था। अब पार्टी के दौरान भी रॉबिन की नजर तुलसी से नहीं हटती और उसी बीच वहां पर सैंड्रा आती है और रॉबिन से बातें करते हुए उसकी और राम्या की एंगेजमेंट के बारे में केक कटिंग के टाइम पर अनाउंसमेंट करने का बोलती है। रॉबिन ने वैसे तो सैंड्रा की बातों को नहीं सुना था, पर अभी बस वो तुलसी को देखते हुए हाँ बोल देता है। फिर केक कटिंग के टाइम पर हम देख पाते हैं कि जब सैंड्रा, रॉबिन और राम्या की एंगेजमेंट के बारे में वो सबको बता रही थी, तो वहां पर रॉबिन और तुलसी मौजूद नहीं थे, जिसको देखकर सैंड्रा और राम्या बहुत अजीब फील करते हुए रॉबिन को ढूंढने लगते हैं। वहीं हम अब रॉबिन को देख पाते हैं, जो कि तुलसी के पास था, जो कि आसपास का काम कर रही थी। तब वो तुलसी के पास आता है और उसे उसके डांस के बारे में याद दिलवाते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। ये बात सुनकर तुलसी को भी बिल्कुल सिंड्रेला वाली फील आ रही थी कि कोई प्रिंस उसके पास आया है। साथ ही साथ रॉबिन ने भी प्रिंस के अंदाज में ही तुलसी के हाथ पर किस करते हुए उसे प्रपोज कर दिया था, जिससे शर्माकर तुलसी वहां से भाग जाती है। पर घर की छत पर हम राम्या को देख पाते हैं, जिसने सैंड्रा के साथ सब कुछ देख लिया था, सुन लिया था, और तब वो बहुत रोने लगती है। और अब जब पार्टी खत्म होने के बाद सब चले जाते हैं, तो सैंड्रा और राम्या तुरंत ही तुलसी के पास पहुंचते हैं और आज के हादसे की वजह से उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। साथ ही साथ उन्होंने तुलसी के हाथ को भी हथौड़े से तोड़ दिया था। तब तुलसी उनसे बहुत बार माफी मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और अब एट लास्ट हम देख पाते हैं कि राम्या ने गुस्से में तुलसी के ऊपर एक बहुत ही जहरीले सांप को छोड़ दिया था, जिसके काटने से तुलसी की मौत हो जाती है। और सेम तरह से राम्या भी मारी गई थी, जिसको देखकर अब सैंड्रा और राम्या जल्दी से तुलसी की बॉडी को ले जाकर उसी विला के पास गाड़ देते हैं, जहां पर अकीरा रहा करती थी। और इसलिए तुलसी के गोस्ट ने ही अकीरा के ऊपर कब्जा करा था और वो दिखती भी काफी सिमिलर थी। और बाद में उसने राम्या को इसलिए सांप की मौत मारा क्योंकि उसने भी उसके ऊपर सांप छोड़ दिया था। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि सैंड्रा अकीरा को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर गई थी और अब वो तुरंत ही एक प्रीस्ट को कॉल करती है, जिसका नाम गोंजाल्विस था। वहीं हम अकीरा को देख पाते हैं, जो कि अब अपने विला से वापस अपने घर जा रही थी, क्योंकि वहां पर आने के बाद से उसके साथ काफी अजीब चीजें हो रही थी। और साथ ही साथ अब बॉब ने अकीरा की सिंड्रेला वाली ड्रेस को भी घर से बाहर फेंक दिया था। तभी हम सैंड्रा को देखते हैं, जो कि जब गोंजाल्विस के पास पहुंचती है तो उसे तुलसी और अकीरा के बारे में सब कुछ बताती है। गोंजाल्विस असल में शैतान का पुजारी था और तब वो तुलसी की फोटो लेकर उसके ऊपर कुछ जादू टोना करते हुए उसकी आत्मा को अपने पास बुलाता है। तब हम देखते हैं कि वही सिंड्रेला की ड्रेस अब अकीरा की कार का पीछा कर रही थी और अब वो अकीरा की बॉडी में आ जाती है। जैसे ही वो उसकी बॉडी में आती है, वैसे ही अब अकीरा कार से उतरकर जल्दी से जल्दी उस ड्रेस को पहनती हुई गोंजाल्विस के सामने आ जाती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आत्मा थी तुलसी की, वो अकीरा की बॉडी से जुड़ गई थी। खैर अब वहां पर जाकर वो प्रॉपरली तुलसी के रूप में आ जाती है। तब हम देख पाते हैं कि अब तुलसी और गोंजाल्विस के बीच बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई होने लगती है, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। पर एट लास्ट हम देखते हैं कि गोंजाल्विस किसी तरह से अकीरा की बॉडी से तुलसी की आत्मा को निकाल कर कैद कर लेता है। अब वो वहां पर अकीरा की बॉडी के साथ कुछ रिचुअल्स कर रहा था ताकि वो उसको जान से मार सके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तुलसी की आत्मा उसकी बॉडी से जुड़ गई है और बॉडी को नष्ट करना पड़ेगा। पर तभी वहां पर रक्षणा की आत्मा पहुंच जाती है, जिसने तुरंत ही तुलसी की आत्मा को फ्री करवा दिया था। और रक्षणा कोई और नहीं बल्कि वही आत्मा थी जिसने शुरुआत में जॉन को मारा था। अब यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि असल में रक्षणा कोई और नहीं बल्कि जॉन की बीवी थी और इसलिए जॉन उसे देखते ही पहचान गया था और वो दोनों ही पुलिस में थे। तब एक दिन रक्षणा को सैंड्रा और राम्या के इलीगल बिजनेस के बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत ही उनके घर पर रेड मारकर उन्हें गिरफ्तार करने चली जाती है, जिससे सैंड्रा और राम्या के लोग अब उसको मारने लग गए थे। साथ ही साथ वहाँ पर अब जॉन भी आ गया था,
जो कि पहले से ही राम्या और सैंड्रा के साथ मिला हुआ था, और इसलिए अब वो रक्षणा को स्टैब करके जान से मार देता है। जी हाँ, अपनी ही बीवी को जान से मार दिया। साथ ही साथ हम ये भी जान पाते हैं कि उस वक्त असल में रक्षणा प्रेग्नेंट थी, और इसलिए मूवी की शुरुआत में हमने उसे उसके बच्चे को खिलाते हुए देखा था, जो कि खुद भी उसी समय मारा गया था जब जॉन ने यानी कि उसके खुद के पिता ने उसको स्टैब किया। खैर, प्रेजेंट टाइम में हम नोटिस करते हैं कि अब तुलसी और रक्षणा साथ मिलकर गोंजाल्विस को बहुत बुरी तरह से मारती हैं, और बाद में वो सैंड्रा के पास जाकर उसको भी हॉन्ट करना चालू कर देती हैं, जिससे सैंड्रा बहुत ज्यादा डर जाती है, और तभी रक्षणा और तुलसी उसको भी जान से मार डालते हैं, यानी कि इनका बदला पूरा हो गया था। और बूम, इसी के साथ में सिंड्रेला मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सिंड्रेला फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। वन टाइम वॉचेबल है, आप इसको जाकर एक बार तो देख ही सकते हैं। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको MX प्लेयर पर, Amazon प्राइम पर, आहा ऐप पर, YouTube पर या फिर गूगल प्ले मूवीज पर जाकर देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1 मिलियन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं, और आपकी हेल्प के बिना ये हो नहीं सकता। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए